हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को पढ़ा जा रहा है, जिसमें ये आपका अपडेटेड जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल सेकंड पार्ट है इसका वो आ चुका है, जो अप्रैल 2024 से 15 मई 2023-24 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसमें अभी तक इसके 3 फेज के अंतर्गत इसके करंट अफेयर आए हुए हैं। फर्स्ट में जो आपका आया हुआ था वह अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का था। फिर दूसरा वाला जो आया जिसमें आपके जो आए हुए थे अप्रैल से दिसंबर 2023 तक के जो आए थे, तो ये सब्जेक्ट वाइज आए थे, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग दिया गया था। एक आपका जनवरी से आपका मार्च तक का एक जो अभी अपडेटेड पार्ट स्टडी मटेरियल फर्स्ट आया हुआ था, वह आपका जनवरी से मार्च तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है, मतलब कि 3 महीने के कंप्लीट करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। और अभी ये जो है वो आपका अप्रैल और मई यानी कि 1.5 महीने का, पूरे अप्रैल का और 15 मई तक के करंट अफेयर को ये आपका अपडेटेड स्टडी मटेरियल 2 है, ये कंप्लीट करता है। अगर आपने इसके पहले के जितने भी सेशन हैं उनको नहीं देखा है तो यहाँ पीटी 365 2024 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और इन्हीं की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब जो भी स्टडी मटेरियल है ये ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है, जिसमें आपको प्रत्येक सेशन कराए गए हैं। अगर आप मंथली मैगजीन को पढ़ते हैं तो मंथली मैगजीन भी आपकी एक तरीके से कंप्लीट कराई गई है, तो आप उसको भी सब्जेक्ट वाइज कराया गया है। देखा जाए तो एक मंथ का 8 टॉपिक है, मतलब कि 8 लेक्चर को टॉपिक वाइज डिवाइड करके बनाया गया है। तो आप मंथ वाइज वो मैगज़ीन भी देख सकते हैं। अगर आपको मैगज़ीन नहीं देखना है तो आप पीटी 365 देखते हैं, तो पीटी 365 का कंप्लीट कोई भी वीडियो स्किप नहीं है। कोई भी जितने भी इसके पार्ट आए हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट वाइज जिस तरीके से कराया गया है, इन सभी को एकदम बाकायदा पूरा A to Z कंप्लीट कराया गया। ये शायद आपका लास्ट ही पार्ट है जिसके अंतर्गत है आपका अपडेट स्टडी मटेरियल सेकंड है, जो आपका आज की क्लास में कवर कराया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जिस तरीके से आपको पढ़ाते हैं उसी तरीके की एक रूपरेखा को देख लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंतर्गत आखिर जिस टॉपिक को पढ़ने के पहले उनके टॉपिक को जानना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक की विषय सूची या रूपरेखा को जान लेते हैं तो आपको उसको आगे पढ़ने में आसानी होती है। जैसे कि इसमें आता है आपके जिस तरीके से इसकी एक सिनेरियो ही रहता है कि पहले राज्य व्यवस्था आएगी, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, फिर उसके बाद पर्यावरण, फिर सोशल इशू, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं, तो इसके अंतर्गत ये टॉपिक के अंतर्गत इनको कवर किया जाता है। जो इसके विजन आईएएस का आप चाहे मैगजीन पढ़ते हैं तो उसकी वही रूपरेखा है, और उसी रूपरेखा को फॉलो करते हुए इन लोगों ने पीटी 365 को भी कवर किया था। पहले सब्जेक्ट वाइज दिया, फिर उसके बाद जब आपका अपडेटेड पार्ट फर्स्ट आया तो उसमें उस अकॉर्डिंग इन सभी को एक विषय सूची के संदर्भ में बनाया। फिर बाद में ये सेकंड वाला है तो उसको भी इसी तरीके से है। तो इसमें आपका पहला तो आता है राजकोषीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो कि पॉलिटी एवं गवर्नेंस से संबंधित है। जो राजकोषीय संघवाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वेरिएबल पेपर ऑडिट के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, भ्रामक विज्ञापन, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण चुनाव सुर्खियाँ, होम वोटिंग, पुनर्मतदान और चुनाव लड़ने के अधिकारों, केंद्रीय कैदियों के मतदान के अधिकार से संबंधित है, तो ये प्रमुख है। फिर आते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे बहुपक्षीय संगठन का सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संगठन, यूरेशियाई आर्थिक संघ के बारे में सुर्खियों में रहे स्थल, तो ये सब है। फिर आती है अर्थव्यवस्था, जो कि सकल पूंजी निर्माण, भारत में शहरी निर्धनता, धन के पुनर्वितरण का एक साधन के रूप में विरासत कर, जीवन निर्वाह, मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी इसके अंतर्गत आती है। फिर आती है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में आते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्रीन क्रेडिट रूल, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, फाइनेंस के बारे में, प्रदूषण के बारे में, तो ये प्रमुख आते हैं। फिर आते हैं आपके सामाजिक मुद्दे, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन, बाल देखभाल, अवकाश, खेलों में डंपिंग, महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इसके अंतर्गत है। फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि आपकी जैव प्रौद्योगिकी, टिश्यू कल्चर, कंप्यूटर एवं साइबर सुरक्षा, साइबर खतरे और माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता के लिए गंभीर चिंता, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में स्पूफिंग जो आती है उसके संदर्भ में, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो ये प्रमुख टॉपिक हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य के टॉपिक आते हैं और विविध से रिलेटेड जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण सुर्खियाँ ये सब आते हैं।
संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जैसे मूर्तिकला, मंदिर और अन्य स्थापत्य कला, स्मारकों का संरक्षित सूची से हटाना, चित्रकला और अन्य कला के रूप, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। फिर आती है सुर्खियों में रही योजनाएं और परिशिष्ट के अंतर्गत इसके प्रमुख टॉपिक आते हैं। और सुर्खियों में रही योजनाओं का आपका जो अप्रैल 2023 से आपका मार्च 2024 तक का जो करंट अफेयर कवर किया गया है, तो उसकी मैगजीन मतलब कि जो सुर्खियों में रही योजना उसमें कवर की गई है। और इसमें लास्ट 3 मंथ की जो भी योजना है 1.5 मंथ की, मतलब क्योंकि ये तो अप्रैल और मई तक का है ना, तो अप्रैल पूरा अप्रैल है और आपका इधर 15 मई तक है, तो ये पूरा 1.5 महीने का है। तो इसमें के अंतर्गत ये प्रमुख योजनाएं रहेंगी। चलिए तो अब एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत देखा जाए तो पहला आता है संघ राजकोषीय संघवाद के बारे में या फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। हाल ही में देखा जाए तो कुछ राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। तो ये किसके संदर्भ में है? वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रुख आया हुआ है, उसके संदर्भ में। आपको बता दें कि ये जो भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 मतलब कि भाग जो 11 है और 12 है, वहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों के बारे में वर्णन करता है। जो भाग 11 है उसमें अध्याय 1 के अंतर्गत आपका विधायी आता है और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रशासनिक आता है। तो ये केंद्र राज्य संबंधों में। साथ ही साथ आपका जो अध्याय 12 है, 12 के अंतर्गत जो आता है वह वित्तीय संबंधों से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपके वित्तीय संबंधों से रिलेटेड जो होता है वह अध्याय जो भाग 12 है उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 245 से लगा के जो आगे के जितने भी 263 तक आते हैं। तो इनमें इस तरीके की ये जितने भी आर्टिकल है इनके संदर्भ में बताता है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं कि राजकोषीय संघवाद के बारे में कि आखिर होता क्या है, इसमें क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक तरीके से वो स्थिति जो कि संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ राज्य स्थानीय सरकारों द्वारा साझाकरण के राजकोषीय संघवाद कहा जाता है। मतलब कि जो भी संघीय प्रणाली है, जो फेडरल सिस्टम जो इंडिया में चलता है, उस फेडरल सिस्टम के अंतर्गत जिस तरीके से आपका संघ आएगा, राज्य आएगा और आपकी स्थानीय निकाय आगे, क्योंकि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह 3 स्तर पर बटी हुई है। एक तो आपकी केंद्रीय स्तर पर, फिर एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर। तो इनमें इन तीनों की साझाकरण की जो प्रक्रिया होगी वह राजकोषीय संघवाद कहलाती है। और अगर उस तरीके से देखा जाए तो अगर इसको राजकोष से नहीं जोड़ते हैं तो ये कि संघवाद की व्यवस्था होती है, और ये अगर इसके संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में है तो ये राजकोषीय संघवाद से रिलेटेड होता है। अब आता है कि भारत में सातवीं राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने के संवैधानिक प्रावधान को देखा जाए तो इसमें आता है कि आपका 7वीं अनुसूची में संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच आधारों का उल्लेख संघ सूची और राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया। और अनुच्छेद 246 में संघ एवं राज्यों में सूची और राज्य और संबंधित सूची में बनाने के लिए उनकी शक्ति वर्णित की गई। अब राजस्व के वितरण को देखा जाए तो भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों में राजस्व के वर्गीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब एक इस आर्टिकल के तहत आते हैं, जैसे कि आपका 269 के अंतर्गत, जिसमें संघ द्वारा लगाए गए करों एवं और वसूले गए लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर होते हैं। और अनुच्छेद 269 के 1 के अंतर्गत कहा गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा लिए गए या एकत्र किए गए, हालांकि से वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो ये आपका जो पहला, जैसे कि आपका भाग 1 के अंतर्गत तो केंद्रीय और विधायी संबंध आते हैं, विधायी और प्रशासनिक संबंध आते हैं, और जो आपका वित्तीय संबंध आता है भाग 11 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इन सभी प्रावधान को बताया गया, जिसमें 269 का संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले कर लेकिन पूरी तरह से राज्य को सौंपे जाने वाले कर होते हैं। और दूसरे आते हैं अनुच्छेद 269 के अंतर्गत कहा गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, जिसे वस्तु सेवा परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्य सब में विभाजित किया जाता है।
और अनुच्छेद 270 जो है वह कहता है कि संघ द्वारा लगाए गए या वसूले गए कर लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ एवं राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर होते हैं। तो इस तरीके के इन अनुच्छेद के अंतर्गत इनमें संघ एवं राज्यों में जो करों का आवंटन होता है तो इन आर्टिकलों में दिया गया। सहायता अनुदान के बारे में बात की जाए तो सहायता अनुदान को केंद्र अनुच्छेद 275 के तहत सहायता अनुदान प्रदान करता है कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद संसद को यह इस बात पर अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की जाती है। जैसे विवेकाधीन अनुदान के बारे में, विवेकाधीन अनुदान वो होते हैं जो अनुच्छेद 282 के अंतर्गत होते हैं, जो कि संघ एवं राज्यों में किसी जरूरी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, भले ही वह विधायी क्षमता से परे हों। तो जो भी विधायी क्षमता से परे होंगे उसके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान दे सकते हैं। आपको बता दें कि 280 के अंतर्गत आपका फाइनेंस कमीशन आता है, जिसके अंतर्गत राज्य संघ एवं राज्यों के वित्तीय संस्थानों के वितरण और उनके के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसका जो उद्देश्य से इसे राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऋण के संदर्भ में आपका अनुच्छेद 292 के अनुसार है, जो कि केंद्र सरकार के पास के अंदर या बाहर धन से उधार लेने और इसमें सख्ती एवं हालांकि अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों यानी कि विदेशों से नहीं ऋण ले सकती हैं और साथ ही यदि किसी राज्य में केंद्र का बकाया ऋण है तो वह केंद्र सरकार की पूर्व सम्मति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें देखा जाए तो इस तरीके की प्रक्रिया है जो कि एक अनुच्छेद इनके अंतर्गत आती है। अब इसमें जो आपके जो जैसे संपत्ति के अधिकार को है तो 301 के अंतर्गत जोड़ा गया है एक तरीके से, और आपका जो कि अध्याय इसके 4 के अंतर्गत आता है, जो इसमें अध्याय में डिवाइड किया गया है वित्तीय संबंधों में। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया रहती है तो इसमें केंद्र राज्य संबंधों में ये आपके कर राजस्व को लेकर है कि कहाँ कहाँ किस तरीके का कर राजस्व होता है। अब राज्य सरकार के राजस्व के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कर राजस्व आएगा, गैर कर राजस्व आएगा और केंद्र सरकार की ओर से जो अनुदान दिए जाते हैं उनके बारे में। तो कर राजस्व से इसमें 2 तरीके के कर राजस्व होते हैं। पहला तो आता है राज्य सरकार का अपना कर राजस्व होता है, दूसरा आता है कि केंद्र से कर अंतरण का होना। राज्य सरकार का जो अपना कर राजस्व होता है वह आय पर कर, संपत्ति और पूंजीगत लेन देन पर वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगता है। फिर आता है गैर कर राजस्व जो कि पीएससी के लाभांश और प्रॉफिट से संबंधित होता है, प्रशासनिक सेवाओं के शुल्क से संबंधित होता है। फिर आता है केंद्र सरकार पर अनुदान से कर के बारे में क्या है, आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान, इसके अंतर्गत ही प्रमुख अनुदान आते हैं। तो राज्य सरकार के जो राजस्व के स्रोत होते हैं वह 3 तरीके से हैं। किस किस तरीके से? कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। कर राजस्व के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपना कर राजस्व होता है और केंद्र के कर अंतरण के अंतर्गत आता है। गैर कर राजस्व के अंतर्गत पीएससी के लाभांश और प्रॉफिट होते हैं और इसमें प्रशासनिक सेवाओं के शुल्क आते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान में आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑर्डर ट्रायल के बारे में कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट पर्ची के 100% क्रॉसिंग सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके की ये जो मांग संबंधी याचिका है उसको खारिज कर दिया है। तो ये जो वीवीपैट है अभी आपका हाल ही में चुनाव हुआ है तो और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड मुद्दा आपका हमेशा सुर्खियों में बना रहा, खासकर ये लास्ट जो 2-3 महीने रहे तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। तो अब इनके बारे में ये जानना है कि इनका क्या विकास क्रम रहा, कि ईवीएम के वीवीपैट का विकास क्रम के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इसे केरल की विधानसभा में 1982 में केरल की विधानसभा में उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। फिर आपका 1989 में ईवीएम के उपयोग की अनुमति के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। फिर 2004 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, तब से चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया
और 2019 में चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट में अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। और आपका 2024 में एडीआर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अन्य वाद ने सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट रिकॉर्ड के साथ ईवीएम डेटा के पूर्ण क्रॉस वेरिफिकेशन के अनुरोध को खारिज कर दिया था। तो इसके अंतर्गत प्रमुख ईवीएम की एक विकासक्रम है, जिसमें सबसे पहले केरल विधानसभा में के जो उपचुनाव हुए थे उसमें यूज किया गया 1989 में, फिर 2004 में, फिर 2013 में, फिर 2019 में, और इसके बाद 2024 में ये प्रक्रिया देखने को मिली। तो इस तरीके से इसका विकासक्रम जो कि 1982 से 2024 तक के विकासक्रम के संदर्भ में आता है। अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के बारे में, जो कि एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण होता है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा या चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर इसको विकसित किया हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती है। ईवीएम में 3 यूनिट शामिल है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट आते हैं। बैलेटिंग यूनिट के अंतर्गत आता है कि इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है और यह 16 बटन वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती है। और इस तरीके से कंट्रोल यूनिट जो होती है वो मास्टर यूनिट होती है, जो कि मतदान या पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि एक मशीन सत्यापित करती है जिसमें मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को हो गया है जिसे उसने वोट दिया है। और यह मतदाताओं को 7 सेकंड के प्रिंटेड पर्ची भी दिखाती है, जहां पर पर्ची में वोट डालने के लिए चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंटेड होता है। और यह पर्ची जो होती है एक पारदर्शी विंडो में दिखाई देती है, जो 7 सेकंड पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक रूप से कट कर एक सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। और इससे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली में सटीकता सुनिश्चित करके मतदाता की विश्वास को बहाल किया जाता है। तो इसमें जो इस तरीके की प्रक्रिया बताई गई है, तो आपका ये जैसे कि आपका बैलेटिंग यूनिट ही है और यहाँ पर ये आपका ये कंट्रोल यूनिट है और यहाँ पर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन है। यहाँ पर आपने कोई बटन प्रेस किया, मतलब कि जब वोट डालते हैं तो वहाँ जो एक चिन्ह एक समय वो दिया गया रहता है, तो ये जो बटन होते हैं 16 बटन, तो इनमें से एक कीबोर्ड पर आपको ने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो इस पर जाके ये आपका कंट्रोल यूनिट में जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट से ये जनरेट होकर आपका वोटर वेरीफाइबल तक जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये आपको वो 7 सेकेंड वाली प्रक्रिया दिखाई देगी। तो इसमें जो मेन कंट्रोल होता है वो आपका, इसमें जो आपका मास्टर कंट्रोल यूनिट होती है उसका होता है। और जब आपकी वोटिंग की गिनती की जाती है, जब वोट जो आपके गिने जाते हैं, तो आपकी इसी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही गिने जाते हैं। इसी में इसका एक मेन डेटा ऐड होता है। तो जब वोटर की गिनती होती है, वोटों की गिनती होती है, तो इसी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से इसमें पीठासीन अधिकारी और समस्त अधिकारियों के द्वारा इस की जांच की जाती है और इसी से वोटर की गिनती होती है। मतदान की जो गिनती होती है इसी के संदर्भ में आती है। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया होती है कि यहाँ आपने वोट डाला, यहाँ बटन दबाया, ये कंट्रोल यूनिट है और ये इसको आगे सब इस तरीके की प्रक्रिया रहेगी कि ये आपके लिए जो 7 सेकेंड की पर्ची जो आपने किसको बटन दबाया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दिया है, तो उसके संदर्भ में इसको बताती है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। अब आता है कि 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग किया गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट को पहली बार पूरी तरह से उपयोग किया गया था। तो 2017 में पहली बार विधानसभा के चुनाव में गोवा में किया गया और 2019 में संपूर्ण भारत में पूरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में किया गया। ईवीएम वीवीपैट के लाभ के बारे में देखा जाए तो यह बैटरी से चलती है और इसे चलाने के लिए बाहर से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यह अवैध कागजी मतपत्रों की तरह अवैध वोटों पर रोक लगाती है। यह 1 मिनट में अधिकतम 4 वोट ही डाल सकती है। इससे बूथ कैप्चरिंग की घटना पर रोक लगती है। इसे कंट्रोल यूनिट पर या क्लोज बटन दबाने के बाद इससे मतदान करने की संभावना खत्म हो जाती है और किसी भी समय कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाने पर बटन दबाने के समय के तक वोट डाले गए वोटों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है, लेकिन किस उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे यह प्रदर्शित नहीं होता है और प्री प्रोग्रामिंग के जरिए ईवीएम में हेरफेर करना संभव नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत ईवीएम के प्रमुख लाभ होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संबद्ध ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता प्राप्त करने मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित कर दिया गया। चलिए तो जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, जिसे भारत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह मानवाधिकार संरक्षण के अधिनियम में 2006 और 2019 में संशोधन किया गया और यह अधिनियम एक तरीके से मानवाधिकारों को व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, समता और समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है और यह अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है या इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में शामिल किया गया है। साथ ही भारत में न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में बात की जाए तो यह अध्यक्ष भारत एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का एक सेवारत निवृत्त या सेवारत न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें मानवाधिकार के मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, में से एक महिला सदस्य होती है। 7 डीम्ड सदस्य के बारे में आता है। इसमें अध्यक्ष जो होते हैं वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 7 डीम्ड सदस्य होते हैं तो ये होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। तो इनके संदर्भ में इस तरीके की संरचना के तौर पर ये कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो यह लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिस समिति में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में उपसभापति होते हैं। इनका कार्यकाल एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य 3 साल और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे और ये अध्यक्ष और सदस्य दोनों की पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इनके पद से हटाने के संदर्भ में होता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों दोनों को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से पद पर हटाया जाता है। एनएचआरसी की शक्तियों के अंतर्गत देखा जाए तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उनकी जांच करना है, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति करना, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय में किसी भी सार्वजनिक रिपोर्ट और उसकी प्रतिलिपि की मांग करना होता है। एनएचआरसी की सीमाओं में आता है कि मानवाधिकार के उल्लंघन और शिकायतों पर विचार नहीं करती जिनके घटित होने के 1 साल बाद उनकी शिकायत दर्ज कराई गई हो। सशक्त बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है, फिर उनकी सिफारिश करता है और इसमें कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए। एनएचआरसी के कार्य के अंतर्गत आता है कि यह स्वतः संज्ञान लेकर किसी पीड़ित की याचिका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना है, न्यायालय में अनुमति से किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करना, कैदियों का दशाओं में अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के तहत आने वाली किसी संस्था या जेल का दौरा करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून या प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी या आतंकवाद सहित कानूनों की समीक्षा करना इसके अंतर्गत होता है। तो ये एनएचआरसी के प्रमुख कार्य होते हैं। तो इस तरीके से ये एनएचआरसी की प्रक्रिया होती है और जो कि हाल ही में इसमें संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ने इसे लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार को मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय के रूप में इसका दर्जा स्थगित कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत रहा और इस तरीके से आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है और इसकी इस तरीके की शक्तियाँ, कार्य सीमाएँ आती हैं। अब आता है भ्रामक विज्ञापन के बारे में कि सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भ्रामक विज्ञापन देने वाली एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। यह भ्रामक विज्ञापन के बारे में बात किया जाए तो यह एक तरीके से ऐसे विज्ञापन होते हैं जिन्हें कोई भी प्रकाशित या प्रसारित करता है और यह उपभोक्ताओं के किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में गलत सूचना प्रदान करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ऐसा कोई भी भ्रामक विज्ञापन माना जाता है यदि वह किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत जानकारी देता है, किसी उत्पाद या सेवा की प्रकृति, मात्रा या गुणवत्ता की झूठी गारंटी देता है, अनुचित व्यापार व्यवहार का समर्थन करता है और उसमें जानबूझकर उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत छुपाई गई होती है।
भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए की गई पहलों में आती है, जैसे पहली आती है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जो कि भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन के रोकथाम के दिशा निर्देश 2022 में जारी किए गए। औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954, जो कि चमत्कारी गुणों वाले कथित उपचारों में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसके तहत भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों में विनियमित करने के लिए CCPA के इस स्थापना का प्रावधान किया गया है। खाद्य संरक्षण और मानक अधिकरण, जो कि 2006 में खाद्य और पदार्थों संबंधी भ्रामक विज्ञापनों के जुर्माने लगाने का प्रावधान करता है। तो ये भ्रामक विज्ञापनों के संदर्भ में ये प्रमुख पहलें होती हैं, जो कि अलग अलग तरीके से प्रावधान करती हैं। अब आता है औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम के बारे में, जो कि 1954 में आया था। यह अधिनियम भ्रामक दावे और औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 के तहत प्रतिबंधित है। इस अधिनियम में धारा 4 उन विज्ञापनों पर रोक लगाती है जो किसी दवा के वास्तविक प्रभावों के बारे में गलत जानकारी प्रसारित करती हो। धारा 5 में किसी बीमारी के इलाज में चमत्कारिक उपचारों को विज्ञापन पर रोक लगाती है और इसके अंतर्गत चमत्कारिक उपचार में एक ताबीज, मंत्र, कवच और अन्य जादू टोना शामिल होते हैं। इसमें उपचार करने या शारीरिक कार्यों को प्रभावित करने के लिए चमत्कारी शक्तियां होने का दावा किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली तो आती है कि चुनाव में उम्मीदवार द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के संदर्भ में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी याचिका में संबंधित एक अपील की सुनवाई करने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें निर्णय के अनुसार कहा गया था कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामले में निजता का अधिकार है जिन मतदाताओं में कोई सरोकार नहीं होता है या जिन मामलों का उम्मीदवारों के सार्वजनिक हिमन में कोई भूमिका लेन देन नहीं होता है, और यह आवश्यक नहीं होता है कि उम्मीदवार अपनी या अपने आश्रित परिवार के सदस्यों की प्रत्येक चल और अचल संपत्ति की घोषणा करे, जैसे कि कपड़े, जूते, क्रोकरी, स्टेशनरी और फर्नीचर आदि आते हैं। चुनाव में उम्मीदवारी के द्वारा दी जाने वाली कानूनी प्रावधान में आता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के अंतर्गत है, जिसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हों। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 कहती है कि इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है और इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया होता है। अब दूसरा आता है होम वोटिंग के बारे में कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 में आम चुनावों में पहली बार होम वोटिंग कराने की सुविधा प्रदान की हुई है। होम वोटिंग आखिर होती क्या है, इसके संदर्भ में बात की जाए तो होम वोटिंग एक तरीके से मतदाता कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें लाभार्थी जो होंगे 40% दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति और 85% से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये घर से वोटिंग मतलब होम वोटिंग मतलब घर से वोटिंग कराना। किसकी वोटिंग कराना? 40% जो दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति हो गए और जो 85 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्ति हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके संदर्भ में ये होम वोटिंग को शुरू किया गया है, इनके अंतर्गत आता है। अब आता है पुनर्मतदान के बारे में। पुनर्मतदान के बारे में बात की जाए तो इसमें भारत के निर्वाचन आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अलग मतदान केंद्रों पर संचालित लोकसभा आम चुनावों में पुनर्मतदान कराया है। पुनर्मतदान के संदर्भ में देखा जाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित कुछ प्रावधान है, जैसे कि वे परिस्थितियां जिनमें धारा 57 के अंतर्गत आता है कि अगर प्राकृतिक आपदा हो गई है या हिंसा आदि के कारण पुनर्मतदान होता है। धारा 58 के क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है कि वोटिंग मशीनों का नुकसान पहुंचाने और उन्हें नष्ट होने के कारण होना, और धारा 58 के अंतर्गत आता है जैसे बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द होना, और धारा 52 के अंतर्गत आता है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण। तो इस तरीके से ये आपकी 4 स्थितियां होती हैं जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दी गई हैं, जिसमें अभी मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग केंद्रों में जो लोकसभा चुनाव हुए तो उनमें पुनर्मतदान की स्थिति या रीपोलिंग की प्रक्रिया इसमें देखी गई। तो ये परिस्थितियां होती हैं जिन आधारों पर इसमें ये पुनर्मतदान कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है चुनाव लड़ने के लिए अधिकार और कैदियों के मतदान के अधिकार के बारे में। चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में बात की जाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का क्लॉज 3 के अनुसार एक दोषी व्यक्ति जिसे 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है वह चुनाव लड़ सकता है।
और ऐसा व्यक्ति जो अपनी रिहाई के बाद अगले 6 वर्षों तक अयोग्य बना रहता है, भले ही ऐसे दोषी व्यक्ति जमानत पर रिहा हो लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसके संदर्भ में मतदान के बारे में बात की जाए तो आरपीए 1951 की धारा 62 के क्लॉज 5 के अनुसार जेल में बंद व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह प्रावधान जेल की सजा पाए या निर्वासन की सजा पाए या पुलिस की कानूनी हिरासत वाले व्यक्तियों पर लागू होता है और यह प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया व्यक्ति आरपीए 1951 की धारा 62 के क्लॉज 5 और चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 18 के तहत चुनाव में मतदान करने का हकदार होता है। तो इसके अंतर्गत ये चुनाव लड़ने के अधिकार और कैदियों के मतदान के अधिकार के संदर्भ में आता है। अब अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां आती हैं जैसे कि क्यूरेटिव पिटीशन उपचारात्मक याचिका के बारे में। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ पारित ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया। क्यूरेटिव पिटीशन की याचिका उस व्यक्ति के उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय होती है जिनकी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया। पुनर्विचार याचिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है और यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य बाद में प्रतिपादित की गई हो। क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 129 यानी कि अभिलेख न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 142 यानी कि पूर्ण न्यायालय की शक्ति प्राप्त करने के संदर्भ में इसके अंतर्गत आधारित होती है। क्यूरेटिव पिटीशन की अनुमति तब दी जाती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है जैसे कि निर्णय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, दूसरा मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों का खुलासा करने में विफल रहे, तीसरा आता है कि न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका से निर्णय से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत के बारे में कि यह सिद्धांत जो है इस मामले में अपील दाखिल करने के लिए विलंब के लिए क्षमा से आग्रह के इनकार करते हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अधिनियम 1963 के में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग करने के सिद्धांत निर्धारित किया हुआ है। विलंब के लिए क्षमा की धारणा करने के लिए किसी मामले में अपील या याचिका दाखिल करने की तय समय सीमा बढ़ाने की अनुमति अदालत की विवेकाधीन शक्तियां होती हैं और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत में इसका अर्थ होता है कि दो कानूनी के बीच विवाद की स्थिति और उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी जिसमें दोनों कानूनों के उद्देश्यों और सार बनाए रखे जा सकते हैं और ऐसा कानूनों और प्रावधानों में सामंजस्य बनाकर किया जाता है। और यह सिद्धांत की उत्पत्ति प्रथम संविधान संशोधन और उस पर संक्रियवाद बनाम भारतीय संघवाद के निर्णय में मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब आता है यहाँ पर ही आपके पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे पहले तो आते हैं आपके बहुपक्षीय संगठन के बारे में। बहुपक्षीय संगठन में आता है ऑकस, यानी कि ऑकस में जो सदस्य देशों की संख्या होती है वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलकर इन सभी के सदस्यों को मिलाकर इस ऑकस का निर्माण किया गया है। जैसे कि ए से ऑस्ट्रेलिया, यू के से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे ओकस कहा गया है। एक तरीके के इस तरीके के संगठनों के सम्मेलन को ओकस कहा जाता है। ओकस जो है वह उन्नत क्षमताओं वाली परियोजनाओं से लेकर जापान के साथ सहयोग पर विचार कर रहे हैं। इसके संदर्भ में चर्चा में बना रहा। ओकस के सदस्य को पिलर सेकंड पर जापान के सहयोग पर विचार करने किया जाता है और ओकस गठबंधन के लिए पिलर सेकंड में जापान का संभावित प्रवेश इस गठबंधन साझेदारी, क्षमता एकीकरण, मानकीकरण को मजबूत कर सकता है और यह कदम संभावित रूप से इस गठबंधन के सदस्य देशों और जापान के बीच निर्यात नियंत्रण और सूचना सुरक्षा विनिमय को सुव्यवस्थित करता है। और जापान के पहले ही ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका के साथ इसके घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा समझौते रहे हैं। तो ये ऑकस की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसके संदर्भ में इस तरीके से इसको दिखाया गया है कि ये इसकी भू राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में एक रूपरेखा इसकी दिखाई गई है। अब आता है इसके अंतर्गत कि ऑकस के बारे में जिसका उत्पत्ति 2021 में की गई। इसकी प्रकृति जो होती है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी होती है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना, औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना होता है।
ऑकस साझेदारी के 2 प्राथमिक क्षेत्र के पिलर होते हैं, जिसमें पहला प्राथमिक क्षेत्र आते हैं पारंपरिक हथियारों से युक्त या परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का विकास शामिल होता है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनाने में मदद मिलती है। पिलर सेकंड, जो कि एक तरीके से उन्नत क्षमता विकास शामिल होती है, जिसके तहत सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और यह साइबर हम क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी और समुद्र की गहराई के अन्वेषण के जुड़े अतिरिक्त क्षमताओं का विकास करना होता है। ऑकस आपात स्थिति में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन होने के बजाय मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और 2021 में एक कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इसे एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्स इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। ऑकस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड से अलग क्यों है, क्योंकि इसके विपरीत रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता देता है। वही क्वाड का व्यापक ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग में केंद्रित हो। यह क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान का एक समूह है जो एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रतिबद्ध और जो समृद्ध और लचीला होता है। सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन, जिसमें पहला आता है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रक्रिया के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्य मानने के लिए फिलिस्तीन के आवेदन को एक समिति सौंपी है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रक्रिया के बारे में कि इसमें सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश यूएन महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हो और इसमें 15 में से 9 सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों में से किसी को भी इसमें आवेदन वीटो नहीं किया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया जाता है और इसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और महासभा द्वारा संकल्प अपनाने के साथ ही संबंधित देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है। व्यापार और विकास से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के रूप में नया नाम दिया गया है कि अंकटाड की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे नया नाम दिया गया है, जो कि रणनीतिक कदम विकासशील देशों व्यापार और विकास में वैश्विक भूमिका बढ़ाने में संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अंकटाड की मुख्य उपलब्धियों में देखा जाए तो यह संगठन 4 अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारकों के विकास के लिए वित्त पोषण का कार्यान्वयन करता है और इसका वित्त पोषण अदिस अबाबा एजेंडा 2015 में एक वैश्विक समुदाय ने प्रस्तुत किया हुआ था। अब आता है यूरेशियाई आर्थिक संघ के बारे में कि भारत और EU समूह के अधिकारियों ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता आरंभ करने की बैठक की है। EU जो है वह एक पूर्व सोवियत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य एकल साझा बाजार को निर्माण करना है और इसकी स्थापना यूरेशियाई आर्थिक संघ की संधि पर हुआ और 2014 में अस्ताना यानी कि अब नूर सुल्तान ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 5 सदस्य आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस आता है और इसमें रूस और भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार भी हो और यह भारत और रूस में द्विपक्षीय व्यापार में 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। अब आता है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पहल कि भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया। इस डेटाबेस में शांति सैनिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने के लिए अपराधियों को सजा दिलवाने में हुई प्रगति की निगरानी की डिजाइन करती है और यह भारत में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के विकास खिलाफ अपराधों के लिए दोषियों की जवाबदेही तय हेतु 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड की शुरुआत की गई है और 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है और इसमें शांति रक्षक बलों के लिए ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है क्योंकि ये नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं। अब आता है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में कि भारत में जगजीत पवड़िया को INCB के लिए फिर से निर्वाचित किया गया। INCB एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक निगरानी निकाय होता है जो कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण अभिसमय को लागू करता है। इसकी स्थापना नारकोटिक्स ड्रग एंड सिंगल कन्वेंशन 1961 के अनुसार 1968 में की गई है। इनके सदस्य में 13 सदस्य होते हैं, जो कि सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला तो आता है नारकोटिक्स ड्रग
सिंगल कन्वेंशन 1961। दूसरा आता है साइकोट्रोपिक पदार्थों का कन्वेंशन 1971। तीसरा आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में बात करें तो सुर्खियों में रहे स्थल में आता है नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी राजधानी डबलिन है। यूराल नदी, अरल ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे है। उत्तर कोरिया, राजधानी प्योंगयांग है। सेनकाकू द्वीप, सितवे बंदरगाह, म्यांमार। चाड, राजधानी एवं जमैका। घाना, राजधानी अकारा। कोलंबिया, राजधानी बोगोटा। रोमानिया, राजधानी बुखारेस्ट। केन्या, राजधानी नैरोबी। उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद। और अफार ट्राइंगल इसके अंतर्गत ये प्रमुख हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए तो एक एक करके इनके डिटेल में चर्चा देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्यों ये आखिर चर्चा का विषय रहे। पहले नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान को हाल ही में भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह मध्य एशिया का एक डबल लैंडलॉक्ड देश होता है, जिसका अर्थ है कि इसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड यानी कि भूआबद्ध होते हैं। और यह सीमावर्ती देश है, जिसके उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान और दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान आती है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में आता है कैजल कुम, उच्चतम बिंदु खजेल सुल्तान। प्रमुख नदियाँ सीर दरिया, आमू दरिया। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान दोनों स्थित हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है सेनकाकू द्वीप, जो कि हाल ही में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें चीन द्वारा सेनकाकू समूह पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के किसी प्रयास का विरोध किया गया है और यह जापान और चीन के बीच लंबे विवाद का समय का विवाद चल रहा है। सेनकाकू द्वीप जो है वह चीनी भाषा में दियाओयो द्वीप कहा जाता है। यह पूर्वी चीन सागर के ओकिनाका द्वीप में लगभग 410 किलोमीटर पश्चिम में और यह सबसे बड़ा ओसीरी द्वीप आता है। अब आता है सितवे बंदरगाह म्यांमार में जो स्थित है उसके बारे में कि विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत में सितवे बंदरगाह म्यांमार में संचालित करने का अधिकार सुरक्षित किया गया। सितवे बंदरगाह जो है वह गहरे जल वाला बंदरगाह होता है और यह म्यांमार के रखाइन प्रांत के कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका विकास मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है और यह भारत सरकार में अनुदान सहायता के लिए वित्त पोषित है और इसका महत्व भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापार और पारगमन के नए अवसर के द्वारा खोलेगा और भारत और म्यांमार के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देगा। ताजिकिस्तान या राजधानी दुशांबे के बारे में किया। ताजिकिस्तान स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने मास्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के मामले में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ। यह मध्य एशिया का भूआबद्ध देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में किर्गिस्तान, पूर्व में चीन, दक्षिण में अफगानिस्तान तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में उज्बेकिस्तान में लगती हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी एमेली, इस्माइल, समानी या स्मोनी सोमोनो है और प्रमुख नदियां अमू दरिया और वक्स दरिया इसके अंतर्गत आती हैं। अरल सागर के बारे में कि हालिया अध्ययन के अनुसार अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने मध्य एशिया में अधिक धूल भरी जगह बना ली है। अरल एशिया जो है वह कभी यह मध्य एशिया के खारे पानी की बड़ी झील है। यह सागर के उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान है। इसकी महत्वपूर्ण झील है जिनमें कुछ दशक से पानी कम हो गया, जैसे कि उर्मिया झील और हारमोन झील आती हैं। अब आता है उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बारे में। यह एक तरीके से रूस ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल ने खिलाफ वीटो की प्रयोग करके उनके कार्यकाल के विस्तार पर रोक लगाती है और यह पैनल उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी करता है। यह पूर्वी एशियाई देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक कोरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन तथा रूस से, दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया से लगी हुई हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट पेक्टू। प्रमुख नदियां युलू, टूमेन, टाइगंग और इमजिन आती हैं। अब आता है यूरोप के बारे में। यूरोप में आती है आपकी यूराल नदी की बर्फ पिघलने के कारण यूराल नदी जलस्तर बढ़ने से पूरे रूस में 10,000 से अधिक घर प्रभावित हो गए। यूराल नदी 2,428 किलोमीटर लंबी होती है। यह यूरोप और एशिया के बीच महाद्वीपीय सीमा बनाती है और यह रूस और कजाकिस्तान से होकर बहती है। यह नदी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। वोल्गा और डेन्यूब नदियों के बाद यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी होती है। फिर आती है आयरलैंड गणराज्य, जिसकी राजधानी डबलिन है। उनके बारे में देखा जाए तो इसमें साइमन हैरिस आयरलैंड के गणराज्य के प्रधानमंत्री बनाए गए।
यह ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप होता है जो कि बहुत बड़े भाग में सम्मिलित है। इस द्वीप का दूसरा भाग उत्तरी आयरलैंड है और जो कि उत्तरी दिशा में उत्तरी आयरलैंड यानी कि यह यूनाइटेड किंगडम और सीमावर्ती जल निकाय में यह पश्चिमी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में सेल्टिक सागर और पूर्व में आयरिश सागर और आयरलैंड में ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ चैनल और आयरिश सागर इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख इसके आयरलैंड के बारे में है। फिर आता है रोमानिया, जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, जो कि एक अनुसंधान केंद्र है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है, जिसमें लेजर की मदद से स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रगति की जाएगी। और इसकी राजनीतिक विशेषताओं में देखा जाए तो यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में मोल्डोवा, दक्षिण में बुल्गारिया, दक्षिण पश्चिम में सर्बिया और पश्चिम में हंगरी आती है और दक्षिण पूर्व में काला सागर में स्थित है। यह एक समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो 4 अलग अलग ऋतुओं में होती है। कार्पेथियन पर्वत यहाँ का मुख्य पर्वत है। डेन्यूब पर्वत और यहाँ का जो प्रमुख नदी है डेन्यूब, तेजसा पृष्ठ आती है, सबसे ऊंची छोटी माउंट मोल्डोनेबेवनु आती है। फिर आता है नीदरलैंड 12वां भारत नीदरलैंड विदेशी कार्यालय परामर्श हैग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। यह देश उत्तरी पश्चिमी सीमा में अवस्थित है और इस देश में हॉलैंड के नाम से जाना जाता है और इसकी भूमि सीमाएं दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी से लगती हैं। इसके उत्तर तथा पश्चिम में उत्तरी सीमागर स्थित है। इसकी प्रमुख नदियाँ राइन, म्यूज आदि होती हैं और उच्चतम बिंदु बालसरबर्ग इसके अंतर्गत आता है। तो ये इस तरीके से आता है। अब आता है केन्या जो है वह अफ्रीका के अंतर्गत आता है, जो कि केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में भारी वर्षा के कारण विनाशकारी बाढ़ के खतरा मंडरा रहा है। इसके अंतर्गत ये चर्चा में रहा। यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है तथा यह हिंद महासागर से इसकी सीमा लगती है और यह सोमालिया, पूर्व में, उत्तर में इथोपिया, दक्षिण में सूडान, पश्चिम में युगांडा, दक्षिण में तंजानिया है। और इसकी भौगोलिक विशेषताओं में आता है कि इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं माउंट केन्या, एवरडेयर रेंज, मऊ एस्केर्पेमेंट आदि आती हैं और माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी इसके अंतर्गत आती है। अब आता है अफार ट्रायंगल, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अफार ट्रायंगल एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त करता है। अफार ट्रायंगल को अफार डिप्रेशन भी कहा जाता है। यह ग्रेट रिफ्ट वैली का सबसे उत्तरी भाग होता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, जो है न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स आपस में अभिसरण करती है और इसमें एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया इसके हिस्से में आते हैं और अवाश नदी अफार ट्रायंगल से होकर बहने वाली मुख्य नदी होती है। अब आता है चाड या राजधानी एन जमेना के बारे में कि चाड ने सैन्य शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए हुए हैं। इसके राजनीतिक विशेषताओं को देखा जाए तो चाड जो है वह मध्य अफ्रीका का स्थल रुद्धित देश है। इसके उत्तर में लीबिया, पूर्व में आपका सूडान आता है, फिर दक्षिण में अफ्रीकी गणराज्य आता है और इसके पश्चिम में कैमरून के साथ आपका आता है नाइजीरिया और नाइजर इसके अंतर्गत ये प्रमुख आते हैं। तो इसकी राजनीतिक स्थिति है, यह एक अर्ध मरुस्थलीय देश होता है जो कि सोने और यूरेनियम से संबंधित होता है। इसकी सबसे बड़ी झील जो है वह चाड झील है। प्रमुख नदियाँ चारी और लोगोन है और उच्चतम बिंदु माउंट कोशी इसके अंतर्गत आता है। अब आता है घाना या राजधानी अकारा के बारे में कि भारत और घाना में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों पर मजबूत करने पर सहमत हुई है। यह गिनी की खाड़ी में स्थित पश्चिमी अफ्रीकी देश है। यह उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो, पश्चिम में कोटे दी आइवरी है। समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर में लगती है। अब आता है अमेरिका के बारे में। अमेरिका में देखा जाए तो इसमें कोलंबिया, जिसकी राजधानी बोगोटा है। बोगोटा ने अपने जलाशयों के गिरते जल स्तर में चलते वाटर राशनिंग शुरू कर दी है। इसकी भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं को देखा जाए तो यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर में कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में आपका पनामा आता है, इसके और पूर्व में वेनेजुएला आता है और दक्षिण में वेनेजुएला, ब्राज़ील आता है और दक्षिण में आपका पेरू और इक्वाडोर आता है। तो इस तरीके से ये कोलंबिया की अवस्थिति में ये पूर्व, पश्चिम और उत्तर में जिस तरीके से अवस्थिति है इसके बारे में बताया गया है। और इसके दक्षिण पूर्व में जो है वह एंडीज पर्वत है। इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है, यहाँ पर एंडीज पर्वत आता है। और एक तरीके से देखा जाए ये दक्षिण पूर्व में अमेजन की वन है यहाँ पर। और महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ जैसे कि पिको, क्रिस्टोबल, कोलोन, साइबर बोलीवर नदियाँ अमेजन, मैगडेलेना और इनाको इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये अमेरिका के अंतर्गत आते हैं।
अब आते हैं द्विपक्षीय संबंध के बारे में कि द्विपक्षीय संबंधों में आते हैं भारत इंडोनेशिया संबंध कि भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए। भारत इंडोनेशिया संबंधों के बीच देखा जाए तो इसकी नींव 1950 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंडोनेशिया के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो इसकी राजधानी जकार्ता है, जिसकी स्थलीय सीमा मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी में पूर्वी तिमोर से लगती है। इंडोनेशिया के लगभग 3/4 क्षेत्र सुमात्रा, कालीमंतन, पश्चिमी न्यू गिनी है। समुद्री पड़ोसी देश में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, वियतनाम, थाईलैंड, भारत है। भौगोलिक विशेषताओं में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विषुवत रेखा के निकट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर स्थित है। सबसे लंबी नदी कापुआस नदी, उच्चतम बिंदु पूजक जया है। इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखी क्राकाटाओ, मेरापी और सेमरू आते हैं। प्रमुख संधियां मलक्का, लोम्बेको और सुंडा जल संधि आती हैं। इसके भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की जो नींव है वह 1950 में रखी गई थी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के भारत यात्रा और मैत्री संधि 1951 पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी। द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख पहलों में जैसे कि राजनीतिक पहलू, जो कि 2005 में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी और इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी बदल दी गई और दोनों देशों ने बार्डिंग 1955 का हिस्सा है और इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नेम का जन्म हुआ है और इस तरीके से इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। व्यापार संबंधी पहलू कि इंडोनेशिया आसियान गुट में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, जो इंडोनेशिया में कच्चे पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार खरीदार है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग में इंडोनेशिया के हिंद और प्रशांत महासागर के बीच सामरिक अवस्थिति होती है, जो कि क्षेत्र के लिए सभी सुरक्षा और विकास पहल के तहत इंडोनेशिया में बंदरगाह अवसंरचना जैसे सवांग बंदरगाह के विकास में मदद करता है। तो इसके अंतर्गत ये स्थिति देखने को मिलती है। सुर्खियों में रहे अन्य द्विपक्षीय संबंध, जिसमें आता है पहला, यूक्रेन ने विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। केस में देखा जाए तो इसमें जब 2 साल से अधिक समय चल रहा था तो रूस यूक्रेन युद्ध में शांतिपूर्वक समाधान के प्रयास किए गए और इसमें आशा की गई कि भारत स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित किए जाने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा और इस सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर आयोजित किया गया। 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का उद्देश्य यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करना और युद्ध समाप्त करना है और यह भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध के पहले द्विपक्षीय सहयोग को फिर से बहाल करना होता है। भारत और यूक्रेन के संबंधों के बारे में देखा जाए तो यह यूक्रेन को मान्यता देने वाले राजनीतिक देशों में भारत भी शामिल हो और व्यापार और आर्थिक सहयोग में 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और यूक्रेन का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश रहा है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में, जैसे कि आपदा राहत कूटनीति के बारे में कि हाल ही में भारत ने आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण आयोजित किया है। इस सम्मेलन में वैश्विक संकट के समय में दी जाने वाली प्रतिक्रिया या सहायता में भारत के बढ़ते योगदान पर जोर दिया। आपदा राहत कूटनीति के बारे में बात की जाए तो यह इसका तात्पर्य प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों की सहायता या समर्थन प्रदान करने के एक देश के प्रयासों से होता है और इस तरीके की कूटनीति में एक देश द्वारा जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करने और कार्मिक तथा संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन की जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है और इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों के अनुकूल बढ़ावा देना ताकि संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसमें 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र में 2 संगठन इसके सदस्य होते हैं। और क्या भारत भी इसका सदस्य है? तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो भारत भी इसका सदस्य आता है और ये सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस समझौते के साथ मिलकर ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कार्य करते हैं और यह बुनियादी ढांचे पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड नाम से हर 2 साल में रिपोर्ट जारी करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपदा राहत के प्रति भारत के दृष्टिकोण के बारे में कि इसके दृष्टिकोण में आती है कि प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले सहायता एवं समर्थन प्राप्त करना। कि भारत की पहली में कि भारत तुर्कियों में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है और चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत में ऑपरेशन करुणा
शुरू किया है। क्षमता निर्माण में कि इसमें नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस की आरंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है, जो कि चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाले जान माल की नुकसान को कम करता है। और संघर्षरत आपदा जोखिम क्षेत्रों में लोगों की सहायता के बारे में मिशन सागर को एक भाग के रूप में भारत की मानवीय सहायता, जिसमें मॉरिशस, कोमोरोस आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवाओं, आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति और चिकित्सा दलों में सहायता दलों को भेजना होता है। और मिशन सागर जो है वह क्षेत्र के सभी के लिए विकास एवं सुरक्षा से संबंधित होता है। इसी तरीके से यह संघर्ष, आपदा उपरांत राहत, पुनर्वास है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भाग लेना, स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं के प्रबंधन से होता है। अब आता है चाबहार पोर्ट की। हाल ही में भारत में चाबहार बंदरगाह के पर शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में बात की जाए तो यह इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोस्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हस्ताक्षर किए हैं। और यह कंपनी, जिसका 100% स्वामित्व सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास है, और सागरमाला पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली ये कंपनी होती है। और भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह पर एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर 2016 में किए थे। और यह बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत के पश्चिमी तट में भूआबद्ध अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी को कम करेगा। अन्य हालिया घटनाक्रम जिसमें आता है शेंगेन क्षेत्र के बारे में। यह क्षेत्र जो है वह भारतीय यात्रियों के लिए नए वीजा नियम अपनाए हुए हैं यूरोपीय यूनियन ने। इस नियमों के तहत भारतीय यात्रियों को लंबी वैधता के साथ मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा देने का प्रावधान किया गया है। शेंगेन क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेवल एरिया है, जो कि 27 देश हैं। इसमें 27 देशों में यूरोपीय देशों के सदस्य 23 हैं और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 सदस्य हैं, जिसमें आइंस्टाइन, लिंकटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं। फिर आता है हवाना सिंड्रोम, जो कि संयुक्त मीडिया ने हाल के वर्षों में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा अनुभवों के लिए रहस्यमय हवाना सिंड्रोम के लिए खुफी यूनोट को जिम्मेदार ठहराया। हवाना सिंड्रोम एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों के समूह को कहा जाता है। इस लक्षण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अलग अलग देशों में नियुक्त अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और राजनयिकों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। और इसे पहली बार इसका पता 2016 में हवाना, क्यूबा में लगाया गया था। अब आता है दारफुर संकट, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में दारफुर संकट के लिए भुखमरी का संकट पैदा हो गया। यह अपनी भूख मिटाने के लिए घास और मूंगफली के छिलके खा रहे हैं। और अप्रैल 2023 में सूडान में सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच शुरू हुई झड़पों के साथ वहां गृह युद्ध शुरू हो गया था। दारफुर के बारे में, जो कि पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है जो लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमा से लगा हुआ है। और इसमें हिंसा में वृद्धि तब हुई जब आरएसएफ के उत्तरी दारफुर की राजधानी एल फसर के चारों ओर घेर लिया गया। तो इसके संदर्भ में चर्चा में है। फिर आता है इरेज क्रॉसिंग, जो कि इजराइल में गाजा में दूसरे देशों से अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के संदर्भ में इरेज क्रॉसिंग खोलने की अनुमति दी है, जो कि अस्तोद बंदरगाह का इस्तेमाल करने की अनुमति है। और यह क्रॉसिंग बीट हनोन के नाम से जानी जाती है, जो इजराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच एक क्रॉस बोर्डिंग होता है। और यह राफा क्रॉसिंग, जो कि मिस्र और गाजा के बीच है अन्य क्रॉसिंग में। और दूसरी आती है करेम अबू शलेम क्रॉसिंग, इसके अंतर्गत आती है। सुरक्षा से संबंधित मुद्दे में आता है भारत की रक्षा निर्यात के बारे में कि वर्ष 2013-14 की तुलना में 10 वर्षों में 2022-23 में निर्यात 31 गुना बढ़ गया है, जो कि 32.5% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। इसमें 2023-24 में रक्षा निर्यातकों की जारी निर्यात मंजूरियां की संख्या बढ़कर 1507 हो गई। और रक्षा निर्यात के लिए शुरू की गई पहलों में आती है स्वचालित मार्ग के माध्यम से खरीद के लिए 74% एफडीआई की अनुमति, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया खरीद के लिए स्वदेशी सामग्री के उपयोग की मात्रा को बढ़ा देना। और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा उद्योग के गलियारे की स्थापना की जा रही है, इसके अंतर्गत आता है। विविध के अंतर्गत आता है जैसे कि अंतरिक्ष के अंतर सशक्तिकरण के बारे में कि रूस ने बाह्य अंतरिक्ष के हथियारों को मुक्त रखने के लिए पेश करने के लिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में के रूप में प्रस्तावित है। और यह रेजोल्यूशन 1967 के बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुमोदन में द्वारा देशों में पालन करता है, निम्नलिखित का पालन करता है, जैसे कि
व्यापक विनाश के हथियारों से युक्त किसी भी ऑब्जेक्ट में पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित नहीं करेंगे, इसके अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष सशक्तिकरण एक तरीके से वह प्रक्रिया है जिसके अंतरिक्ष में तैयार हथियारों की तैनाती की जाती हो। यह वह अंतरिक्ष संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है जो हथियारों का उपयोग पृथ्वी के कक्षा में या पृथ्वी की सतह पर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और दूसरी ओर बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण में स्थल, समुद्र, वायु और सैन्य अभियानों के अंतरिक्ष का उपयोग करना होता है। अंतरिक्ष शांति के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक पहलों में आती हैं, जैसे कि बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति, बाह्य अंतरिक्ष पर संधि, बचाव समझौता, अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय, प्रक्षेपण पंजीकरण और मून एग्रीमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। सशस्त्र बल अधिनियम के बारे में, एफएसपा के बारे में, कि केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों सशस्त्र बल अधिनियम 1958 का विस्तार किया और वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में के कुछ हिस्सों में लागू है और जम्मू कश्मीर में इस नियम को सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1990 के तहत लागू किया गया था। और त्रिपुरा में 2015 में, मेघालय में 2018 और मिजोरम में 1980 के दशक में से हटा दिया गया था। यह जो अधिनियम है यह एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के आसान क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां देता है और इस अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत ये समितियां आती हैं जिसमें पीबी जीवन रेड्डी समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, संतोष हेगड़े समिति और न्यायमूर्ति वर्मा शर्मा समिति इसके अंतर्गत आती है। तो ये यहाँ पर ये जितने भी मेजर इसके टॉपिक हैं इनको यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके महत्वपूर्ण विकास क्रम के बारे में देखेंगे, फिर इसके आगे के जितने टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।